हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एग्जाम्पल 1.6 आज डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या दिया है, चलो फटाफट देख लेते हैं। एज यूजुअल आई एम नॉट प्लानिंग टू रीड द एंटायर प्रॉब्लम बिकॉज दैट सेव्स आवर टाइम। आई वांट यू टू रीड द प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट्स गो अहेड। व्हाट इज गिवन? वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ये तीनों वर्टाइसेस पर हमारे पास तीन चार्जेस है, Q1, Q2, Q3। Q1 की वैल्यू Q है, Q2 इज Q, Q3 इज Q। दैट मींस तीनों चार्जेस इक्वल है, तीनों का साइन भी सेम है, यानी कि तीनों के तीनों पॉजिटिव है या तीनों के तीनों नेगेटिव है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब हमारे पास एक चौथा चार्ज है Q, जिसको हमने सेंट्रॉइड पे रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड? मैं अभी आपके साथ एक बार याद करवा देता हूं आपको। तो हमने एक फोर्थ चार्ज कैपिटल Q सेंट्रॉइड पर रखा है, मतलब ये जो कैपिटल Q है वो ये तीनों चार्जेस से अलग है, लेकिन साइन सेम है, वो भी क्वेश्चन में दिया है। मींस all four are positive और all four are negative। हमें ये पता लगाना है कि सेंट्रॉइड पर जो चार्ज रखा है हमने, उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है। चलो पता लगाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री जो अपने स्कूल में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? सपोज ये मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, मैंने जानबूझकर इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया है। इट शुड, व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। नाउ इफ आई टेक द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड एंड जॉइन इट विद द ऑपोजिट वर्टेक्स, then what I get is a median. Similarly, I take the midpoint of another side and join it with the opposite vertex. Then this is the second median. Both the medians intersect at a point called as centroid. This point is the centroid. अगर मैं थर्ड साइड पर भी मीडियन ड्रॉ करता हूं, ये जो थर्ड साइड है उसका मिड पॉइंट लिया, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो दिस मीडियन विल आल्सो पास थ्रू द सेंट्रॉइड। ऑल द थ्री मीडियंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द सेंट्रॉइड। ये एक बात हो गई। सो व्हाट इज द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the medians. And what is a median? It is a line joining midpoint of any side with the opposite vertex. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, इसलिए मैंने ये लिख दिया। इफ यू वांट यू कैन फास्ट फॉरवर्ड दिस पोर्शन एंड गो अहेड। नाउ लेट अस गो फर्दर विद द प्रॉब्लम। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड उसका सेंटर होता है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट्स द मीडियन। सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट्स द मीडियन। What does that mean? It means that the centroid divides the median in two parts. This portion which is near the vertex is two parts, and this portion which is near the opposite side is one part. So it divides in the ratio 2:1. टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम 2/3 ऑफ मीडियन कंसीडर कर सकते हैं। ये याद रखना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करने वाला हूं। दूसरी बात, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं, इफ आई हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द मीडियन इज आल्सो द altitude, that means perpendicular to the opposite side. This median is also the altitude perpendicular to the opposite side.
this median is also the altitude, this median is also the altitude, and this point is the centroid O. Now in an equilateral triangle, the altitude is equal to root 3 upon 2 times the sine. ये आपको याद रखना है, ऑल्टीट्यूड इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स द साइन. ठीक है, तो चलो अभी हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और क्वेश्चन में दिया है कि इसके तीनों साइड्स का लेंथ L है. तो ये लेंथ L हो गया, ये लेंथ भी L हो गया, ये लेंथ भी L हो गया. सपोज मैंने A पर से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो ऑपोजिट साइड को पॉइंट B में मीट करता है. तो AD इज द ऑल्टीट्यूड. That means the length of AD will be equal to root 3 upon 2 times the side of the triangle, that is L. So I can write this as AD is equal to root 3 L by 2. ठीक है, हमको AD मिल गया. मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है AO. How do I find out OA? OA, OB, OC. इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों इक्वल होते हैं, याद रखो ये. सो OA इज इक्वल टू, अभी मैंने मीडियन वाले पार्ट में समझाया था, 2/3 ऑफ मीडियन. दैट मीन्स 2/3 ऑफ एडी, क्योंकि एडी ऑल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, याद रखो. दैट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 अपॉन 2 इंटू एल. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. रूट 3/3 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/√3 इंटू एल. तो ये मुझे मिल गया लेंथ ऑफ OA. ये फास्ट फटाफट लिख लो आप, क्योंकि मुझे अब मेरे रियल प्रॉब्लम पर आगे बढ़ना है. राइट इट डाउन फास्ट. चलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करेंगे. देखो, हमारे पास 3 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, और एक फोर्थ चार्ज है Q, जिसको हमने सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है. अब मुझे ये पता लगाना है कि ये तीनों चार्जेस का रिजल्टेंट फोर्स Q के ऊपर कितना होगा. हमको पता है कि चारों, ऑल द 4 चार्जेस हैव सेम साइन. दैट मींस देयर इज गोइंग टू बी रिपल्शन. Q1 विल रिपेल Q. तो Q1 जो है Q के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. लेट मी कॉल दिस एज फोर्स S. F1. Q2 जो है वो Q के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. हम इस फोर्स को F2 बना देते हैं. Q3 विल अप्लाई द फोर्स ऑन Q इन दिस डायरेक्शन. वी कॉल दिस एज F3. दिस चार्ज इज Q. हमें पता लगाना है रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा. चलो एक एक करके सारे फाइंड कर लेते हैं. अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, याद करो. इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. R is the distance between the two charges. ये दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस, सब डिस्टेंस कितना है, इक्वल है. और वो कितना है अभी हमने फाइंड किया था, याद करो, L by √3 लिखा था. तो ये वैल्यू हम यूज करने वाले हैं. चलो F1 फाइंड कर लेते हैं. F1 is force on charge Q due to charge Q1, and that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q, capital Q by R square. and R की वैल्यू कितनी है, L by √3 the whole square. अभी ये L square by 3 हो जाएगा. 3 को ऊपर लिख लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 3/4 pi epsilon naught Q by L square. ठीक है, ये हमको मिल गया फोर्स बिटवीन Q1 एंड दिस कैपिटल Q. सिमिलरली हमको F2 मिल जाएगा. सेम वैल्यू मिलेगी, ये वाला 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q कैपिटल Q बाय L स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन कितना है, कौन सा है, तो अलोंग दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, OA। सो आई विल राइट हियर अलोंग OA। सो F2 is along BO। Now F3 is along C to O, ये डायरेक्शन में। F3 is equal to 3 upon 4 pi epsilon naught Q by L square along CO. Is that clear, students, everybody? So we have got three forces, F1, F2, F3। अब हमको इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो अब एक काम करते हैं, चलो पहले F2 एंड F3 का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सपोज मैं एज्यूम करता हूं F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F। ठीक है, देखो F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू सेम है। F2 ये डायरेक्शन में, F3 ये डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन में मिलेगा अपने को। तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स याद करो स्टूडेंट्स। हमको मिलेगा F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा। और ये दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा क्या है, F2 एंड F3 के बीच का जो एंगल है वो, और आप डायग्राम से समझ सकते हो कि वो एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं 120 डिग्री। नाउ आई नो दैट F2 is F, F3 is also F। I'll write F square plus F square plus 2 F into F। F square cos 120 is minus half। This 2 and this 2 gets cancelled। F square minus F square also gets cancelled। हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट में F square, that can be simply written as F। So now students, मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, F है। दूसरा फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, वो भी F है। मैं F1 को भी F एज्यूम करता हूं। फोर्स F1 is equal to F। I will consider this also as F। क्यों पता है, F कितना मिला था हमको याद करो। F2 और F3 को मैंने F बनाया था, लेकिन F2 और F3 की वैल्यूज क्या थी, देखो 3/4 pi epsilon naught Q into capital Q by L square। वही F2 की भी वैल्यू थी और वही F1 की भी वैल्यू थी। तो तीनों F हो गए ना, तो तीनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, देखो एक ऊपर की डायरेक्शन में, उसको मैं R कैप डिनोट करूं, तो दूसरा नीचे की डायरेक्शन में वो माइनस R कैप हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो रिजल्टेंट फोर्स, आई राइट डाउन हियर, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1, F2 एंड F3 इज, इनका मैग्नीट्यूड है 3/4 pi epsilon naught Q कैपिटल Q बाय L स्क्वायर इंटू R कैप। एक ऊपर की डायरेक्शन में, दूसरा नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए सबट्रैक्शन हो जाएगा। सो दैट टर्न्स आउट टू बी 0। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। बट अब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स याद रखो, अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिकल फिगर दिया है प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम में सिमेट्रिकल फिगर मींस स्क्वायर है, उसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से फिगर्स हो सकते हैं, तो एक हमने देखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा पॉसिबिलिटी है स्क्वायर। इफ आई हैव अ स्क्वायर, इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। मान लो मैंने इसके चार कॉर्नर्स पे चार्जेस लगा दिए Q1, Q2, Q3, Q4 और सेंटर में मैंने एक चार्ज लगा दिया कैपिटल Q। सभी चार्जेस के साइन इक्वल है, तो ये रिपल्सन ऐसे करेगा, इसका रिपल्सन ऐसे होगा, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली Q4 का रिपल्सन ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा, Q2 की वजह से रिपल्सन ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा।
सिमेट्रिकल फिगर्स में सेंटर पे रखे हुए चार्जेस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। कंडीशन वर्टाइसेस के सारे चार्जेस इक्वल होने चाहिए। मींस ये सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 सारे इक्वल है, Q है। ये हो गया स्क्वायर। दूसरा ऐसा सिमेट्रिकल फिगर कौन सा हो सकता है? पेंटागन हो सकता है। पेंटागन में 5 साइड्स होती है। ऐसे प्रॉब्लम्स जेईई नीट में आते हैं, सॉल्व करने का टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये पेंटागन है, ऑल 5 साइड्स आर इक्वल, पांचों वर्टाइसेस पर हमने इक्वल चार्ज रखा है Q। तो सेंटर पे जो चार्ज होगा उस पे फिर से फोर्स जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट सिमेट्रिकल फिगर पॉसिबल इज हेक्सागन। Again, if all sides are equal and we have equal charges at the vertices, then on the charge placed at the center, again you will have forces, the resultant force to be zero. So ये याद रखो स्टूडेंट्स, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर अगर होता है आपके पास और सारे वर्टाइसेस पर अगर हमने चार्जेस इक्वल रखे हैं तो सेंटर पे जो चार्ज होता है उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। So that was about example 1.6. You can copy this and then we will proceed in the next video with example 1.7. See you again in the next video.